नमस्कार। मैं अमित बनर्जी इलाहाबाद से आप सबों के लिए एक नया वीडियो लेकर के शुरुआत कर रहा हूं मैं आज से। और इस वीडियो का नाम जो है, जो मैंने सोचा है, और ये सोचा है चू चू का मुरब्बा। अब मैं आखिर में बताऊंगा कि आखिरकार मैंने चू चू का मुरब्बा क्यों मैंने चुना है। तो चलिए, आप लोगों को सब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम एक दिन बीत चुका है हमारा, और हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने में आन बान शान जो हमारे देश की है उसको कायम रखना इतने वर्षों तक कोई आसान काम नहीं है। आप समझ लीजिए, आज हम 2022 में हैं और हम भाग्यशाली हैं कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ, और मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि हमारे जैसे और भी तमाम लोग हैं जो आज़ादी के 1947 के बाद जब 25वीं वर्षगांठ मनाई गई और 50वीं मनाई गई, 60वीं मनाई गई, 70वीं मनाई गई, और आज हम 75वीं मना रहे हैं। और 75वीं मनाने के बाद जो हमने देखा, जो जोश देखा लोगों का, गजब का, ऐसा शायद हम लोग को, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। लेकिन इन सब देखने के बाद कई सारे बातें हैं जो दिमाग में आ जाती हैं। किसी राजनीति की बात मैं इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जो आवश्यकता है, जो हम लोगों को महसूस होता है, मैं क्या हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक बैंक का रिटायर्ड कर्मी हूँ। मैंने बैंक में सेवा दी है, 38 साल की उम्र मैंने सेवा दिया है, और हमारे जैसे लोग, तमाम लोगों ने 40 साल की सेवा दी है, तमाम लोगों ने सेवा दिया है। लेकिन जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय पे हमें करना है कि आखिरकार हमारे जैसे लोग हैं जिनको 60 की उम्र की गिनती में गिना जाता है, जो कि वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, तो उनकी श्रेणी क्या है। कभी हमारे देश में ये स्लोगन लिया गया था, रोटी कपड़ा मकान। क्यों लिया गया था? क्योंकि ये सोचा गया था कि देश के जो नागरिक हैं उनको हम रोटी, कपड़ा और मकान सब मुहैया कराएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आज हम तो देश में हैं, मैं स्वयं बैंक में नौकरी करने के बाद, 38 साल नौकरी करने के बाद, मुझे क्या पेंशन मिल रहा है? 50 का भी आंकड़ा नहीं है। और उसके बाद में तमाम तरह की लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो कभी न कभी ज़िंदगी में मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है, और लोन की किस्त चुकानी पड़ती है। तो क्या हमारा इनकम बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ा तमाचा जो पड़ा है, वो तमाचा पड़ा है क्या? जो हम लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को, जो रेलवे के द्वारा छूट मिलती थी वो भी छीन लिया गया है। तो क्या ये ठीक हुआ? बिल्कुल नहीं। बताइए, हमारे जैसे लोगों को जिनका इनकम बिल्कुल फिक्स है, और जो राशि हम लोगों को छूट में मिलती थी उसको छीन लिया गया। और कहने के लिए कहा जाता है कि ये छूट मिलेगा, पेपर में ये हेडलाइन आ जाता है, कभी सोशल मीडिया में आ जाता है कि ये छूट मिलने वाला है। और वाकई में क्या मिलेगा पता नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये देखा जाए, जो आंकड़े बताए जाते हैं, और एक चीज़ और बात, मज़ेदार बात जो मैं कहने वाला हूँ, मैं लोगों से, कई लोगों से बातचीत करता हूँ,
जब आंकड़ों की बात होती है और हमारे देश के तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहते हैं 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी। आज देश की आबादी कितनी है आप खुद गूगल मैप में जाकर देख सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी हम क्रॉस कर चुके हैं। 2011 फरवरी के महीने में, फरवरी या मार्च के बीच में 2011 में सेंसस हुआ था। इतना बड़ा सेंसस का डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार सेंसस और ये तमाम, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो क्या है, अगर हम 2011 के आंकड़े को लेकर के चल रहे हैं और उसी में तमाम तरह के कार्यक्रम को बना रहे हैं, ये मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों ने, हमारे देश ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस कोविड में, महामारी में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जाने भी खोई हैं। जो कोविड में व्यापार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, कौन नहीं जानता है। मैंने खुद खोया है, अपने साले को खोया है, और उसके दौरान जो मैंने देखा है, ऑक्सीजन की मारामारी देखा है। आज आप पूछेंगे 10 लोगों में से, शायद वो नाम नहीं ले पाएगा कि कौन व्यापारी था जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए पैदा किया सिर्फ ऑक्सीजन बेच करके। तो क्या हो रहा है, कहीं पे पैसा निकल रहा है करोड़ों रुपए, कहीं पे कुछ गहने निकल रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या वाकई हमने काला बाजारी को रोक लिया? तो मेरा कहने का लब्बो लबाब ये है आज के विषय में कि जिस विकास की ओर हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे नेता बात कर रहे हैं, जो हमारे तमाम बड़े बड़े दिग्गज बात कर रहे हैं कि हाँ हम विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं और हम विकास करेंगे और शायद कभी हम विश्व में पहला स्थान प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप पैमाना देखिए। अभी हाल ही में तमाम लोगों को नौकरियां मिली, नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तमाम लोगों को नौकरी की बात होती है, कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या वादे हुए, तमाम इलेक्शन, फिर वो इलेक्शन की वाली बातें आ जाएंगी, वो हम नहीं कहना चाहेंगे और इस संदर्भ में बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं। आप लोग जैसा फीडबैक देंगे, लेकिन हाँ एक बात मैं इस संदर्भ में और आज की तारीख में इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं वोटर हूँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं टैक्स पे करता हूँ। तो किस बात का मैं वोट देता हूँ, मैं किसको वोट देता हूँ? मैं क्या वोट देने के बाद में जो वोट लेता है क्या उसका अधिकार नहीं बनता है? क्या मेरी सुरक्षा करेगा? क्या तमाम लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जिनके बच्चे बाहर चले गए, क्यों बच्चे बाहर गए? क्योंकि आज उनको हमारे देश में नौकरी नहीं है, उनके शहरों में नौकरी नहीं है, इसलिए उनको या तो शहर छोड़ना पड़ता है या दूसरे देश जाना पड़ता है। मेरा खुद का बच्चा नहीं है, मैं स्वयं अकेला हूँ अपनी पत्नी के साथ में। मेरी पत्नी ने नौकरी किया है कमला नेहरू अस्पताल में, नौकरी करने के बाद में वहाँ की सीमा रेखा रिटायरमेंट की 58 साल है, जबकि होनी चाहिए 60 साल। और क्या पेंशन मिल रहा है उनको? 2936 रुपये। एक जो मेड काम करती है उससे भी कम, 100 रुपये से भी कम। तो क्या यही आंकड़ा है? यही फ़ायदा है आपको वोट देने का? तो क्यों वोट दें? क्यों वोट दें भाई? अगर 2024 में जो वोट मांगने आएगा उसको बातें सुनाऊंगा, क्या वो सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो उसके बाद समय ही नहीं सुनेगा। आज हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो मैंने शुरू में कहा था ना, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये जो हमको मुरब्बा खिलाया जा रहा है, ये कौन सा मुरब्बा खिला रहे हैं भैया? हवा महल में कभी नाटक आता था उर्मिल थपड़ियाल का, उस नाटक में ये बातें होती थी, ये चूचू का मुरब्बा, क्या चीज़ मिला दें
अबोल तबोल जो चाहे मिला दें, आप रबड़ी में आप कोहड़े का कुछ मिला दें, मिक्सचर मिला दे तो मिल जाएगा, बन जाएगा कुछ लब्बो लबाब रेसिपी, वो बन जाएगा मुरब्बा और आपको खिला दिया जाएगा। यही हो रहा है। आपको तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चय कर लीजिए, मैं वोट नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि वोट वही मांगे जिसको वोट लेने का अधिकार हो। हमारे टैक्स के पैसे से कोई तमाम एमपी क्या तनख्वाह मिलता है, आप जाके गूगल में देखिए आप कितने लोग हैं जो शासन में हैं और एमपी विधायक रह चुके हैं, शायद ज़िंदगी में एको क्लास नहीं लिए होंगे, लिए भी होंगे तो शायद 2-4 लिए होंगे। नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद जान जाएंगे। कितना पेंशन मिलता है उनको, कितना पेंशन मिलता है? पेंशन मिल रहा है, एमपी का पैसा भी मिल रहा है। क्या है? लूट नहीं तो क्या है ये? किसको बता रहे हैं आप? कौन लूट रहा है? सवाल इस बात का है, ऐसा पता नहीं, हमने राजाओं को तो देखा नहीं उनके ज़माने में, लेकिन हम आज के राजाओं को तो देख रहे हैं। आज के लड़के हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? सुरक्षा मिल जाती है जेड वाली, जेड की सुरक्षा है। कौन देता है पैसा उसका? किसके टैक्स के पैसे से जाता है पैसा? वो आपके टैक्स के पैसे से ये तमाम लोग जो हैं, ये बहुत अच्छी बात कही है पंजाब ने, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। और वाकई में अगर इस तरह की मिसाल दूसरे प्रदेशों में की जाए, एक अच्छी मिसाल कायम होगी। हाँ, जो बातें अच्छी हैं वो मैं करना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, और ये जो बातें हैं, मैं स्वयं दवाई लाता हूँ, जेनेरिक की दवाई लाता हूँ, और प्रधानमंत्री रोज जो है दवाइयाँ हैं बहुत सस्ती मिलती हैं, इसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। और हम जो अभी बात कर रहे थे नौकरी की, अग्निवीर जो भी बात हुई है, अच्छी बात है, लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन नौकरी लोगों ने किया है, लोग कोई विकल्प नहीं था, कहाँ जाएंगे बेचारे? बच्चे हैं, तमाम वादे किए गए थे, नौकरी नहीं मिला, वो गए नौकरी पे। अब 4 साल के बाद देखा जाएगा उन लोग लौट के आएंगे जब। लेकिन ये जो हम लोग जो कंपेयर करते हैं ना दूसरे देशों के साथ में, कि वहाँ पे डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन आएगा, ज़रा वहाँ के देशों के साथ देखिए। मेरा बेटा विदेश में है, मैं गया हूँ विदेश में, वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब कुछ माफ़ी है। एक नया पैसा नहीं लगता है मेडिकल में, एक नया पैसा नहीं लगता है एजुकेशन में। हमारे यहाँ हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? करके दिखाइए, करके दिखाइए ना। संभव ही नहीं है, संभव हो नहीं सकता है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 94500253 ये मेरा पहला एपिसोड है वीडियो का चूं चूं का मुरब्बा। अब इस मुरब्बे को आप खाइए, जार में रखिए और जो चाहे करिए। आपके फीडबैक मुझे मिलेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो कोई भी कर्मी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो लोग हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, उनको जो कार्ड मिलता है, उनको जो सेवा मिलता है, क्या उसके एतबार में उन लोगों के पास में कुछ है? हमारे जैसे लोगों के पास में कुछ है? कुछ नहीं है। हम लोगों को उल्टा पैसा देना पड़ता है। अक्टूबर का महीना आया नहीं कि आपको 45 से 48 हज़ार रुपये बीमा राशि के जमा करने पड़ेंगे। उसी के मुकाबले में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो व्यक्ति होता है,
उसकी तनख्वाह देख लीजिए कितना होगा, पेंशन कितना होगा। करोड़ों रुपए अगर उसका होता है मेडिकल में, एक नया पैसा नहीं लगता उसको। क्या इस तरह की स्कीम हमारे यहाँ नहीं आ सकता है? करिए ना आप, क्यों नहीं करते हैं? आयुष्मान योजना आपने किया, अच्छी बात है। हमारे जैसे लोगों के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम लाइए आप। एक पर्टिकुलर राशि 5 लाख की हो, 7 लाख की हो, उसको कम से कम देने की कोशिश करिए। और 60 साल के ऊपर अंत तक, जब तक वो जीवित रहेगा, उस राशि को आप दीजिए, अपने खजाने में से दीजिए। उसको महसूस तो हो कि मैंने जिसको वोट दिया है, जिसको अंगूठा लगाया है या दबाया है, वो हमको देख रहा है, वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो कोई है हमारे पीछे। बच्चा तो मेरा कहीं दूर पे है, तब तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तो नहीं वोट दूंगा। अगर आप वोट देते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा कोई स्कीम आना चाहिए। ये सुझाव है। इसके बाद अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे, कुछ और चीज़ लेकर के आएंगे, लेकिन राजनीति की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा और न करना चाहूँगा। मैं उसमें मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं वही बातें करूँगा जो आवश्यकता है। मुरब्बा खाते रहिए आप। बहुत बहुत नमस्कार। मैं अमित बैनर्जी, प्रयागराज से। धन्यवाद।